दक्षिण कोरिया के एक समुद्री बाजार में एक छिपा हुआ महारथी रहता है। वह सारा दिन बाजार में सी फूड बेचता है और कम ही बाहरी लोगों से मिलता जुलता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई नहीं जानता कि वह कभी दक्षिण कोरिया का सबसे निर्दयी गैंगस्टर बॉस था। सड़क पर कोई ऐसा नहीं था जो उसका विरोध करने की हिम्मत करता हो, क्योंकि जो भी करता वह मर जाता था। अपनी प्यारी पत्नी के लिए आपराधिक दुनिया से संन्यास लेकर समुद्री बाजार में केकड़े बेचने लगा। अब वह अपनी पुरानी बदमाशी की छवि को दबा चुका था। वह जिससे भी मिलता झुकर अदब से बात करता, यहाँ तक कि जब उसकी कार को टक्कर मार दी गई तब भी उसने विनम्रता से दूसरे ड्राइवर से बीमा का कागजात देने के लिए कहा। लेकिन उस अमीर ड्राइवर ने सीधे पैसे जमीन पर फेंक दिए। पैसे अपमान से कम थे और मां शू को चुपचाप छुकर उन्हें उठाना पड़ा। यह देखकर उसकी पत्नी चित शू ने ड्राइवर को जोरदार डांट लगाई और पुलिस को बुलाने की धमकी दी। पुलिस का नाम सुनते ही पिछली सीट पर बैठा मालिक डर गया, क्योंकि उसकी कार में एक बेहोश लड़की छिपी थी। मालिक जल्दी से कार से उतरा, दरवाजा खोला और अपने ड्राइवर को बुरी तरह पीटा। उसने ड्राइवर के बाल पकड़े, उसे कार से घसीटा और उसे 2 थप्पड़ मारे। मां शू भी हका बका खड़ा देखा रहा। फिर मालिक ने ड्राइवर से मां शू से माफी मांगने के लिए कहा। मां शू को लगा कि यह आदमी काफी सभ्य है, इसलिए उसने पीछा करना छोड़ दिया। उसने सोचा कि यह एक मामूली सड़क दुर्घटना थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि यह उसके दुस्वप्न की शुरुआत थी। अगले दिन मां शू हमेशा की तरह बाजार में सी फूड बेच रहा था। शाम को चितशू ने उसे फोन करके पूछा कि वह कब तक घर आएगा। मां शू ने कहा कि वह रास्ते में है और जल्द ही घर पहुंच जाएगा। तभी दरवाजे की घंटी बजी। चितशू को कुछ गड़बड़ लगी। उसने झांक कर देखा तो बाहर एक काला मोटा आदमी खड़ा था। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाती, मोटे आदमी ने जबरदस्ती दरवाजा तोड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही दरवाजे का लॉक टूटा, काला आदमी अंदर घुस आया। चितशू घबराकर बेडरूम में भागी, दरवाजा बंद किया और मां शू को फोन लगाने की तैयारी, लेकिन उसे पता नहीं था कि छज्जे पर एक और हमलावर मौजूद था। चितशू ने भागने की कोशिश की, लेकिन एक दूसरे आदमी ने उसे पकड़ लिया। वे दोनों आगे पीछे खड़े थे। उन्होंने चितशू को पकड़ा और उसे क्लोरोफॉर्म से बेहोश कर दिया। चितशू को पकड़ने वाला गुंडा जो पिछली रात की दुर्घटना का मालिक था, उसकी बुरी आदत थी, उसे दूसरों की पत्नियों को अगवा करना पसंद था। वह मानव तस्करी का काम करता था। जो महिलाएं सुंदर होती थीं, उन्हें वह सीधे विदेशी अमीरों को बेच देता था। जो बदसूरत होती थीं, उन्हें वह सर्जरी के बाद विदेशी अमीरों को बेचता था। अगर सर्जरी असफल हो जाती थी तो वह उनके अंग निकालकर बेच देता था। इस समय मां शू भी घर की ओर भाग रहा था, लेकिन 2 कारों ने उसका रास्ता रोक लिया। हमलावरों ने जानबूझकर जाम लगा दिया ताकि चित शू को अगवा करने में देरी न हो। जब मां शू आखिरकार घर पहुंचा तो उसने देखा कि कमरा बिखरा पड़ा है। चित शू गायब थी। टूटे हुए दरवाजे और खिड़कियों को देखकर मां शू को गड़बड़ी का एहसास हुआ। वह तुरंत नीचे भागा और उसे ढूंढने लगा, लेकिन तेज बारिश वाली रात में उसे ढूंढना असंभव था। वह अपने 3000 पुराने गुंडों को फोन करना चाहता था, लेकिन उसे याद आया कि वह अब पुराना गुंडा नहीं है। इसलिए वह पुलिस स्टेशन गया और रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि कॉलोनी का एकमात्र सीसीटीवी तोड़ा गया था। उन्हें घटना स्थल पर कोई सुराग नहीं मिला। अंत में पुलिस ने टाल मटोल करके मां शू को भगा दिया। मां शू निराश होकर पुलिस स्टेशन से बाहर निकला। तभी उसके फोन की घंटी बजी। सांग ब्याओ ने धमकी भरा फोन किया और मां शू को चेतावनी दी कि वह कोई जल्दबाजी न करे। उसने मां शू की पत्नी का नाम लेकर ब्लैकमेल किया और उससे सामने मिलने का प्रस्ताव रखा। सांग ब्याओ द्वारा दिए गए सुराग के अनुसार मां शू घर लौटा और एक विजिटिंग कार्ड ढूंढा। फिर वह कार्ड पर दिए गए पहुंचा, लेकिन अजीब बात यह थी कि हमलावर वहां दिखा नहीं। तभी फोन बजा। दूसरी ओर से उसे सामने रखे बक्से को खोलने के लिए कहा गया। उसने खोला तो उसमें ढेर सारे पैसे भरे थे। सांग ब्याओ ने मां शू से कहा कि यह उसकी पत्नी को खरीदने का पैसा है। एक आदमी होने के नाते मां शू इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सका। ठीक उसी समय मां शू ने एक आदमी को फोन पर बात करते हुए कार में घुसे देखा। वह तुरंत उसके पीछे भागा। दरवाजे पर खड़ा उसका साथी भी उसे देखकर कार से पीछा करने लगा। एक झटके में उसने उसे नीचे गिरा दिया, लेकिन गलती से उसने गलत आदमी को पकड़ा। फिर मां शू उन पैसों को लेकर पुलिस स्टेशन गया, लेकिन पुलिस ने अभी भी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने फिंगरप्रिंट लेने का बहाना करके पैसों को जब्त कर लिया। दीवार पर इतने सारे लापता लोगों की तस्वीरें देकर और ढीले पुलिसकर्मियों को देकर उसने खुद जांच करने का फैसला किया। सड़क पर एक दोस्त ने उसे सलाह दी कि वह काला सफेद सब काम करने वाले बॉस शुंग के पास जाए। कहा जाता है कि अगर पैसा दिया जाए तो दक्षिण कोरिया में वह ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे ढूंढ न सके। लेकिन मां शू पूरी तरह खाली हाथ था। वह एक ऐसे गुंडे के पास गया जिस पर उसका कर्ज था, लेकिन उस आदमी ने शेखी मारी और कहा कि उसने अपने दम पर पैसे कमाए हैं, वह उन्हें क्यों लौटाए। फिर उसने अपने गुंडों से मां शू को पकड़ने के लिए कहा। गुंडों को लगा कि वह अभी भी पुराना मछुआरा है। एक गुंडे ने आकर मां शू के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। मां शू को गुस्सा आया। उसने उस आदमी को पकड़ा और लोहे के बक्से में फेंक दिया। फिर 2 और आदमी आए, लेकिन वे मां शू का मुकाबला नहीं कर पाए। मां शू ने उन्हें 2 मुक्के और एक लात से नीचे गिरा दिया। उसने एक आदमी को हवा में उठाकर पटक दिया, जिससे छोटा कंप्यूटर भी टूट गया। मां शू को एक मुक्का मारते हुए इतना मजबूत देकर गुंडे ने चुपचाप पैसा लौटा दिया। मां शू ने पैसा लिया और बॉस शुंग के पास पहुंचा। बॉस शुंग वास्तव में बहुत तेज था। फुटेज के आधार पर उन्होंने एक कार की नंबर प्लेट ढूंढ निकाली। फिर उन्होंने जांच अधिकारी बनकर कार की नंबर प्लेट का स्रोत पता किया। जानकारी के अनुसार वे एक अंडरग्राउंड ट्रेडिंग बाजार पहुंचे। जिंगजे को लगा कि वे नंबर प्लेट खरीदने आए हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वे यहाँ लड़ाई करने आए थे। मां शू ने जैसे ही हमला करना चाहा, बॉस शुंग ने उसे रोक दिया। उसने धीरे धीरे कागज मोड़ा। यह मुझे उस हत्यारे की याद दिलाता है जो सिर्फ एक कागज से किसी को भी मार सका था। मां शू आखिरकार सब्र नहीं रख सका। वह शांत होकर आगे बढ़ा। बाएं हाथ से धक्का दिया, दाएं हाथ से खींचा। वह राक्षस जिसने कभी हाथों से लाशों को फाड़ दिया था वापस आ गया। बिना किसी तामझाम के एक मुक्का मारो और एक आदमी नीचे। यह दृश्य बेहद संतोषजनक था। एक गुंडा जैसे ही उठा, मां शू ने घूमकर उसे टक्कर मारी और लड़ाई खत्म कर दी। अंत में मां शू की धमकी के तहत जिंगजे ने सब कुछ सच बता दिया और उसे एक विजिटिंग कार्ड दिया। मां शू ने कार्ड देखा और तुरंत याद आया कि पहले उसी कार को टक्कर मारने वाले ड्राइवर ने उसे यह कार्ड दिया था। मां शू ने कार्ड के अनुसार ड्राइवर को ढूंढा। उसने बिना किसी बात के सीधे उसके बाल पकड़े और यातना के लिए घसीट कर ले गया, लेकिन यह आदमी मुंह बंद करके कुछ नहीं बता रहा था। सांग ब्याओ को पता चला कि उसका गुंडा पकड़ा गया है। बॉस होने के नाते उसने मां शू को वीडियो कॉल किया। उसने मां शू को धमकाया कि वह छोटे आदमी को मार दे, नहीं तो वह चलेगा। मां शू को बेबसी में रस्सी से गुंडे का गला घोंटना पड़ा। 2 मिनट बाद गुंडा जमीन पर गिर गया। अंत में सांग ब्याओ ने मां शू को पैसे लेकर अपनी पत्नी
पत्नी के बदले बदलने की शर्त रखी। फोन रखने के बाद माशू ने एक थप्पड़ मारकर बेहोश हुए गुंडे को जगाया। दरअसल माशू ने गुंडे की नजर दी थी, जिससे वह थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया था। इस हरकत ने जासूस को फिर से हैरान कर दिया। जिंदा हुए आदमी ने सच बताया। उसने कहा कि कोरियाई ठंड के कारण कोरियाई महिलाएं बहुत लोकप्रिय हैं, इसलिए वे कोरियाई महिलाओं को अगवा करके ऑनलाइन बेचते हैं। सुंदर महिलाओं को वे सीधे ऑनलाइन बेच देते हैं। जो सुंदर नहीं होती हैं, उन्हें सर्जरी के लिए अस्पताल ले जाते हैं। बेशक कुछ ऐसी भी हैं जो कर्ज न चुका पाने के कारण खुद चलकर उनके पास आती हैं। सांग ब्याओ इंसानियत को अच्छी तरह जानता है। जब वह किसी शादीशुदा महिला को अगवा करता है तो वह उसके पति को एक राशि देता है। पुरुष पैसों के लिए अपनी पत्नियों को बेच देते हैं। माशू पहला व्यक्ति था जो पैसों के लिए नहीं आया। अपनी पत्नी को बचाने के लिए माशू ने कहा कि वह पहले पैसे वापस लेगा, लेकिन पैसे अब पुलिस के पास जब्त हैं। जासूस ने कहा कि वह यह काम संभाल लेगा। फिर वह और लाओझांग जांच अधिकारी बनकर पुलिस स्टेशन पहुंचे। उन्होंने शांत होकर पुलिसकर्मी को अपनी पहचान बताई। पुलिसकर्मी ने वास्तव में उन्हें पैसा दे दिया, लेकिन जब सफलता मिलने ही वाली थी, पुलिसकर्मी ने कहा कि वह अपने बॉस को रिपोर्ट करेगा। बॉस ने कहा कि उन्हें ऊपर से कोई निर्देश नहीं मिला है। पुलिसकर्मी को तुरंत एहसास हुआ कि वे नकली हैं। उसने बंदूक निकाली और दोनों को रुकने के लिए कहा। माशू ने ईयरफोन में सुना कि मामला बिगड़ गया है। उसने निडरता से एक कार में आग लगा दी। विस्फोट से अफरा तफरी मच गई। दोनों मौका पाकर पैसे लेकर पुलिस स्टेशन से बाहर भागे। माशू ने कार से उनका पीछा किया। वे आसानी से पुलिस से भाग गए। उसी समय दूसरी तरफ चितशू खिड़की से भागने की कोशिश कर रही थी। उसने एक लड़की से पर्दा नीचे करने में मदद मांगी। उसने पेंचदार से लोहे की ग्रिल के बोल्ट ढीले किए। लड़की की मदद से उन्होंने सफलतापूर्वक लोहे की ग्रिल को बाहर निकाला। डरी हुई लड़की ने चितशू से पहले भागने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही चितशू खिड़की से बाहर निकली, गुंडा पीछे से आ गया। चितशू ने खतरा देकर कूद गई। शुक्र है कि वह सुरक्षित रूप से दूसरी छत पर कूद गई। गुंडे ने यह देखकर पीछा करना चाहा, लेकिन लड़की ने लोहे की छड़ से मारकर उसे बेहोश कर दिया। जब लड़की भागने की तैयारी कर रही थी, सांग ब्याओ अपने गुंडों के साथ पहुंच गया। टूटी हुई लोहे की ग्रिल देखकर वह हैरान रह गया। वह विश्वास नहीं कर सका कि दो महिलाओं में इतनी ताकत होगी। चितशू ने सड़क पर एक टैक्सी रोकी और अगवा करने वालों से पीछा छुड़ाया, लेकिन जब वह पुलिस स्टेशन के पास पहुंची तो वह फिर से टकरा गई। पुलिस स्टेशन नजदीक देकर वह कार से उतरकर भागने लगी, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंची, सांग ब्याओ ने उसे पकड़ लिया। दूसरी तरफ पैसा लेकर बॉस शुंग ट्रेडिंग की जगह पर पहुंचा। उसने दरवाजा जोर से ठोकर मारा और अंदर घुस गया। उसने किसी की परवाह नहीं की और दरवाजे पर खड़े गुंडे को एक मुक्का मारकर गिरा दिया। फिर उसने सीसीटीवी से पूरी मंजिल का भौगोलिक वातावरण जांचा। पत्नी को न पाकर वह उसे ढूंढने लगा। तभी एक आदमी ने उसे देख लिया। माशू ने देखा कि आदमी ने चाकू निकाला है, लेकिन वह जरा भी नहीं डरा। उसने बांधकर आदमी को दीवार पर पटक दिया। टकराने की आवाज सुनकर गुंडे ने सोचा कि कुछ गड़बड़ है। उसने चुपके से दरवाजा बंद कर दिया। फिर उसने कान दरवाजे पर लगाए। माशू ने उसे दरवाजे से एक जोरदार मुक्का मारा। एक दूसरे आदमी ने शांत होकर कपड़े उतारे और माशू से लड़ने की तैयारी की। जैसा कि अपेक्षित था, आदमी के पास अच्छी तकनीक थी। उसने माशू को लात मारी और वह मुश्किल से खड़ा हो पाया, लेकिन माशू के पास अनुभव था। उसने आदमी का पैर पकड़ा, उसे पटका और फिर उसके चेहरे पर मुक्का मारा, लेकिन लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। गुंडों का एक और समूह हथियारों के साथ आ गया। निश्चित रूप से फिर से जोरदार लड़ाई हुई। जैसे ही माशू ने सभी को गिरा दिया, उसके पीछे 2 मीटर ऊंचा एक विशालकाय आदमी दिखाई दिया। माशू अभी भी जरा भी नहीं डरा। इस समय कोई उसे अपनी पत्नी से दूर नहीं रख सकता था, लेकिन विशालकाय आदमी की ताकत वास्तव में बहुत थी। माशू को उसने बुरी तरह पीड़ा। महत्वपूर्ण क्षण में माशू ने विशालकाय आदमी की कमर पकड़ी और पूरी ताकत से उसे उठाया। सभी गुंडों से निपटने के बाद माशू ने अपनी पत्नी को ढूंढना जारी रखा। उसने आखिरी कमरे तक ढूंढा, लेकिन उसे चितशू नहीं मिली। खिड़की पर टूटी हुई लोहे की ग्रिल देखकर उसे लगा कि उसकी पत्नी भाग गई होगी। वह जल्दी से कार से पीछा करने लगा, लेकिन सांग ब्याओ की कार से टकरा गया। डरा हुआ सांग ब्याओ जल्दी से गुंडे को कार चलाने के लिए कहा, लेकिन माशू ने एक्सीलरेटर दबाया और पीछा करना शुरू कर दिया। फिर दोनों कारों के बीच तेज दौड़ हुई। माशू अपनी पत्नी को बचाने के लिए जान की परवाह नहीं करता। सांग ब्याओ ने चितशू को धमकाने के लिए पकड़ा। पत्नी की सुरक्षा को लेकर चिंतित माशू ने हार मान ली। सांग ब्याओ ने मौका पाकर गुंडे को माशू की कार को टक्कर मारने के लिए कहा। माशू को आधा मरा हुआ देखकर सांग ब्याओ कुल्हाड़ी लेकर नीचे उतरा। उसने माशू को मारने की धमकी दी, लेकिन उसे पता नहीं था कि माशू ने उसे पकड़ लिया। फिर उसने मुक्कों की बरसात कर दी। पूरी ताकत के सामने वह पक नहीं सका। वह घुटनों के बल गिर गया और माशू से दया की भीख मांगी। यहाँ तक कि उसने चाकू से खुदकुशी करने की धमकी दी, लेकिन माशू ने उसे अनदेखा कर दिया। उसने सीधे उसके दोनों हाथ तोड़ दिए। फिर उसने मुक्कों की बरसात की जब तक वह बेहोश नहीं हो गया। ब्याओ से निपटने के बाद माशू को चितशू की याद आई। वह जल्दी से गया और उसकी चोटों की जांच की। चितशू को गंभीर चोट नहीं लगी थी। दंपति गले मिले।